आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के दिसंबर एग्जाम 25 एंड जून एग्जाम 26 को देखते हुए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ। और ये ऐसा क्वेश्चन आंसर है जो आपके एग्जाम में दिखेंगे। 100% यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। सो आप लोग निश्चिंत रहें कि अगर आपने गलत वीडियो सजेस्ट किया है, ये वीडियो आपने बहुत ही अच्छा सजेस्ट किया है और ये वीडियो आपका कल्याण भी कर देगा, इतना तय है। और मैंने जो पिछले सेशन का जो प्रिपरेशन करवाया था दिसंबर 2024 एंड जून 2026 का करवाया था, आप लोग वीडियोस चेक कर सकते हैं किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आए थे। तो मैं जो सजेस्ट करता हूँ वो क्वेश्चन आते ही आते हैं। सो आप लोग निश्चिंत रहें। अगर चैनल में न्यू है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। और एक बात स्टूडेंट्स, आप लोग ये भी बता दीजिएगा आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हमें ये पता चले कि मेरा वीडियो कहाँ तक पहुँच रहा है। और मुझे बहुत ही इस बात से खुशी होती है, क्योंकि आप लोगों की तरह मैं भी एक नॉर्मल हूँ। मुझे भी पता चल जाता है जो कि भाई मेरे वीडियो वहाँ पहुँचे, तो एक अलग ही खुशी होता है। मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ और मेरा वीडियो यहाँ तक लोग देख रहे हैं। मुझे बहुत ही खुशी होती है इस बात से। सो आप लोग ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। चलिए, देन लास्ट में आपको पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, बताऊँगा कैसे पीडीएफ देता हूँ मैं। सो सबसे पहले आपको एक प्रॉमिस करना है कि वीडियो को पूरे अंत तक देखना है। यहाँ पे मैं जो भी क्वेश्चन आंसर समझाऊँगा, और देखिए ध्यान लगा के, मन लगा के सुनना है। ध्यान से अगर सुनेंगे, मेरी बातों को समझेंगे, मैं जो क्वेश्चन और आंसर पढ़ूँगा, समझाऊँगा, ध्यान से सुनेंगे तो आपको क्या होगा कि याद होने लगेगा। देखिए, खुद से पढ़ने में और किसी से सुनने में, किसी से समझने में ज़्यादा याद होता है, ठीक है? खुद से पढ़ने में कम याद होता है, खुद से पढ़ने में बोरिंग के लगने लगता है। सो ध्यान से ध्यान रखिएगा कि मैं जो समझाऊँ वो ध्यान से सुनना है। देन आपको बहुत अच्छा से याद भी हो जाएगा, आपको बार-बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इसे क्या करना है, ध्यान से सुन के समझ के याद कर लेना, समझ लेना है। देन आपको लास्ट में पीडीएफ एक बार रिवीजन कर लेना, रीड कर लेना। चल टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, छायावाद की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए उसके प्रारंभ को रेखांकित कीजिए। तो मैं शॉर्ट में आंसर दे रहा हूँ, इसे ये नहीं समझना कि आंसर इतना ही नहीं। आंसर आपको अगर 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो आपको 4 से 5 पेज में लिखने होंगे, और आपको अपने दिमाग में सोच सोच के बना कर आपको लिखना है। ये नहीं कि भाई नहीं इतना तो कैसे लिखेंगे, 4 पेज 5 पेज कैसे, नहीं। आपको हिंट लेना है, जैसे कि मैं अभी पढ़ूंगा, हिंट समझेंगे क्या है। ऐसे मैंने लिखा है ना, ऐसे मैंने आंसर प्रोवाइड किया कि आप अच्छा और पढ़ पढ़ के समझ सकते हैं। खुद से अगर पढ़ेंगे फिर भी समझ में आएगा। सो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। सो फिर से छायावाद की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए उसके प्रारंभ को रेखांकित कीजिए। तो छायावाद की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि छायावाद होता क्या है। सही बात है। तो ये समझना ही चाहिए कि छायावाद क्या होता है। ध्यान समझिए, छायावाद एक ऐसा महत्वपूर्ण प्राचीन काल है जिसमें बहुत बड़े-बड़े महान कवि ज्ञान के भंडार लेकर उभरे। आप सोच सकते हो, ये ऐसा समय था जब बहुत बड़े-बड़े महान कवि ज्ञान के भंडार लेकर उभरे। अगर छायावाद के प्रवर्तक की बात करें तो पहले मुकुटधर पांडे का नाम आता है। एंड छायावाद 20वीं सदी के आरंभ में ही पनपा था। छायावाद जो है 20वीं सदी के आरंभ में ही आ चुका था छायावाद। इसका मुख्य उद्देश्य था काव्य में रहस्यवाद, प्रेम, सौंदर्य, प्रकृति और नारी के प्रति दृष्टिकोण को व्यक्त करना था। छायावाद के प्रमुख कवियों में से जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा के नाम शामिल है। छायावाद की पृष्ठभूमि को अ, छायावाद की पृष्ठभूमि दो पृष्ठभूमि प्रमुख है। छायावाद के दो प्रमुख कौन है? युगीन परिस्थितियां और साहित्यिक परिवेश। ये दो प्रमुख पृष्ठभूमि है। समझ में आ गया? तो इस पर आप लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये दो प्रमुख युगीन परिस्थितियां सर्च करके, साहित्यिक परिवेश सर्च करके आप इसके बारे में जान सकते हैं, और इसका भी अलग से पॉइंट आप बना सकते हैं। ठीक है, ये है। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट आपके लिए, छायावाद के महत्व की चर्चा की। छायावाद का क्या महत्व है? देखो, सारा क्वेश्चन छायावाद से रिलेटेड है तो बहुत अच्छा है। छायावाद हिंदी साहित्य में 1920 से 1936 के बीच एक महत्वपूर्ण काव्य धारा थी। ठीक है, हिंदी साहित्य में क्या था भाई? हिंदी साहित्य में 1920 से 1936 के बीच एक महत्वपूर्ण काव्य धारा थी। इसका मुख्य महत्व यह है कि इसने हिंदी कविता को एक नई दिशा दी। इसमें से छायावाद प्रेम, सौंदर्य, प्रकृति और
वाद के भावों को नए ढंग से क्या किया, व्यक्त किया। तो ये छायावाद के कुछ महत्व हैं, जैसे कि नई काव्यधारा, खैरी बोली की प्रतिष्ठा, गद्य को समृद्धि, प्रेम और सौंदर्य का चित्रण, प्रकृति प्रेम, राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक जागरण, ये कुछ पॉइंट है, बट इसे और भी अच्छे से मैंने बताया है। छायावाद का पहला विशेष यहाँ पे हम आपको महत्व बताते हैं, तो वो है स्टूडेंट्स पहला भावनाओं का युग। कौन सा? भावना युग। इस युग में क्या हुआ था, छायावाद ने कविता को दिल की भावनाओं से जोड़ दिया। कवियों ने प्यार, प्रकृति, अकेलापन, कल्पना की आत्मा की बात की थी। ठीक है। उसके बाद इसका विकास है कि ये व्यक्तिवाद का विकास। ठीक है। तो इसमें देखिए, इस दौर में कवि अपने अंदर की दुनिया को समझने लगे। कवि ने बताया कि हर इंसान अपनी सोच, सपने और अनुभूतियां, हर इंसान में क्या होती है, अपनी सोच होती है, सपने होते हैं और अनुभूतियां होती है। नेक्स्ट है आपके इसमें महत्व कि प्रकृति का सुंदर चित्रण इसमें है। छायावादी कवियों ने प्रकृति को मनुष्य का सच्चा साथी बताया। प्रकृति को जो क्या किया, कहा कि भाई ये मनुष्य का सच्चा साथी है प्रकृति से, क्योंकि प्रकृति के बिना हम लोग कुछ नहीं करते। हर काम हमारे प्रकृति पर निर्भर करता है। हम खेलते हैं, धूपते हैं, जाते हैं, आते हैं, धूप है ना, छाँव, रात दिन, ये प्रकृति का भी उदाहरण है। ठीक है। पानी है ना, हवा, ये सब प्रकृति हमारे साथी हैं। ठीक है। तो फूल, पेड़, हवा, बादल, सबको भगवान भावनाओं से क्या करके लिखा है, जोड़कर लिखा गया। ठीक है। तो ये इस युग में छायावाद के समय में इसे बताओ, ये बहुत छायावाद के समय में ये इस चीज को भी ध्यान में रखकर रचना किया गया था। अगला है स्टूडेंट, भाषा का सौंदर्य बढ़ा। तो इस समय की भाषा बहुत मधुर, सरल और काव्यात्मक थी। शब्दों में संगीत जैसा प्रवाह महसूस होता था। कोई भी शब्द होते थे वो संगीत जैसा लगता था, पढ़ने के बाद दिल खुश हो जाता था। ठीक है। अगला अगला है स्टूडेंट्स, आध्यात्मिकता और कल्पना का विकास। इस युग में कविताएं मन की ऊंचा उठाती है, मन को क्या करती है, ऊंचा उठाती है। आत्मा, ईश्वर, सौंदर्य और जीवन के रहस्यों पर सुंदर भाव में लिखा गया। नेक्स्ट है महान कवियों का योगदान। छायावाद ने हिंदी को 4 महान कवि दिए। जयशंकर प्रसाद दिया, सुमित्रा नंदन पंत दिए, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी ने डाला दिया। इनकी वजह से हिंदी कविता का दर्जा बहुत ऊंचा हुआ। ठीक है। नेक्स्ट आपके महत्व है हिंदी साहित्य में नई चेतना। छायावाद ने हिंदी कविता को नया रूप, नई सोच और नया रंग दिया। इससे साहित्य में संवेदनशीलता, गहरा और गहराई आई। ठीक है। ये आपका कंप्लीट होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, प्रसाद काव्य के प्रमुख स्वरों का परिचय कीजिए। तो प्रसाद काव्य के स्वर देखिए, प्रसाद काव्य के पहला स्वर आपका है यहाँ पर इतिहास एवं संस्कृति पर, दूसरा है राष्ट्र चेतना और मानवीयता, तीसरा प्रेम व्यंजना, चौथा है सौंदर्य चेतना जिसमें प्रकृति, सौंदर्य, नारी भावना का सौंदर्य और गति सौंदर्य को बताया है इन्होंने। ठीक है। उसके बाद आपका है 5 नंबर में रहस्य एवं दर्शन। तो इसे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। तो अभी 3 नंबर के क्वेश्चन में हम लोग हैं। तो यहाँ पे 3 नंबर में सबसे पहला पॉइंट था इतिहास एवं संस्कृति। ठीक है। तो इतिहास संस्कृति, फिर इसी तरह से हम लोग इसको समझते हैं। चलिए समझते हैं सबसे पहले इतिहास एवं संस्कृति। तो यहाँ पे देखिए, इतिहास और संस्कृति, प्रसाद जी की कविताओं में भारतीय इतिहास और संस्कृति की गहरी छाप मिलती है। उन्होंने अपने नाटकों और कविताओं के माध्यम से भारत के गौरवशाली अतीत को सामने लाने का प्रयास किया। अगला पॉइंट है इसका राष्ट्र चेतना और मानवीयता। इसे समझिए, उनके काव्य में देश प्रेम और राष्ट्र भावना प्रमुखता से व्यक्त होती है। वे मानव कल्याण और समग्र उत्थान की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रेम व्यंजना। प्रसाद जी के काव्य में प्रेम की भावना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रेम की गहराई और व्यापकता को दर्शाया, जिसमें शारीरिक आकर्षण के बजाय भावनात्मक और आध्यात्मिक प्रेम पर जोर दिया गया। अगला है आपका सौंदर्य चेतना। उनके काव्य में सौंदर्य चेतना का बहुत ही सूक्ष्म व्यापक है। पहला आपको मैंने बताया था प्रकृति सौंदर्य। उन्होंने प्रकृति को मनुष्य की मनोस्थिति को व्यक्त करने का माध्यम बनाया गया है और प्रकृति के सुंदर दृश्यों का मनोहारी वर्णन किया है। नारी भावना का सौंदर्य। तो प्रसाद जी ने नारी के विविध और गौरवपूर्ण स्वरूपों को क्या किया, प्रस्तुत किया, उन्हें सम्मानजनक स्थान दिया है। गति सौंदर्य, उनके वर्णन में गतिशीलता और प्रवाह दिखाई देते हैं। अगला है स्टूडेंट्स रहस्य एवं दर्शन। प्रसाद जी छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। उनकी कविताओं में जीवन दर्शन
और रहस्यवाद का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है, जिससे जिसमें अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा और मिलन की व्याकुलता है। महादेवी, आप देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है यहाँ से। महादेवी वर्मा के देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन है महादेवी वर्मा के रचना विज्ञान की विशेषताओं की चर्चा कीजिए। ध्यान सुनिए, महादेवी वर्मा के रचना विज्ञान की विशेषताएं तो उनकी विशिष्ट शैली, गहरी भावनाएं और सूक्ष्म अभिव्यक्ति है। महादेवी वर्मा एक छायावादी कवि थी और उनकी रचनाओं में से प्रकृति के साथ मानव हृदय का गहरा संबंध, यहाँ पे अगला पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, संबंध, तीव्र विरह और करुणात्मक भावनाएं दिखाई देती है। तो और इसके बाद हम लोग इसके पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो महादेवी वर्मा के रचना विज्ञान की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। तो ये पॉइंट है, पहला पॉइंट इसका है, विशेषताओं में से पहला पॉइंट है इसका, देखिए, वेदना और करुणा। उनके काव्य का मूल स्वर वेदना और करुणा है। वे स्वयं को वेदना की काव्यत्री कहती थी, जहां विरह और पीड़ा का चित्रण अत्यंत सात्विक और निश्चल है। दूसरा, रहस्यवाद। महादेवी वर्मा के काव्य में अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रेम और विरह का वर्णन है, जो रहस्यवाद की प्रमुख विशेषता है। तीसरा आपका विशेषता में आता है प्रकृति चित्रण। उन्होंने प्रकृति को एक सजीव सत्ता के रूप में देखा और अपने भावों को व्यक्त करने के लिए मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग किया। नेक्स्ट है इसका महत्व, भाषा शैली। उनकी भाषा शुद्ध, प्रकृत, खड़ी और बोली हिंदी है, जिसमें सरलता और सरलता और व्याकरणिक शुद्धता है। नेक्स्ट पॉइंट है अलंकार। तो उन्होंने उपमा, रूपक, अनुप्रास और मानवीकरण जैसे अलंकारों का क्या किया, सहजता से प्रयोग किया, जिससे काव्य में सुंदरता आ गई। गद्य रचनाएं, नेक्स्ट पॉइंट आपका गद्य रचनाएं। तो कविता के अलावा उन्होंने गद्य भी लिखा, जिसमें रेखाचित्र और स्मरण प्रमुख है, जैसे अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका यही है, भारत माता कविता का विश्लेषण और विवेचन कीजिए। भारत माता कविता का विश्लेषण और विवेचन करने के लिए कविता के मुख्य तत्वों और कवि के संदेश पर अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है। कविता में भारत को एक मातृभूमि के रूप में देखा गया है, जो फसल उपजा और प्रकृति के प्राकृतिक संपदा से भरपूर है। भारत माता की कविता में बताए गए हैं कि भारतवासियों की स्थिति दुखद है, क्योंकि भारतवासी सिर्फ अपना खुद का फायदा के लिए ही सोचते हैं, प्रकृति के द्वारा बनाए गए संसार की तरफ ध्यान ही नहीं देते। भारत कविता में कवि संदेश देते हैं कि भारतवासियों को एकजुट होकर अपने देश के प्रति, देश के प्रकृति, अपने देश को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, देश के प्रकृति और अपने भाव को, अपने देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। तो ये कवि बताते हैं कविता में। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निराला काव्य की रचना विज्ञान की विशेषताएं का संक्षिप्त विवरण कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आंसर देखिए, निराला का पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, जो छायावादी युग के क्या है, प्रमुख कवियों में से एक माना जाता है। इसने अपने काव्य रचना में मानसिक और राजनीतिक चेतना, प्रकृति के सौंदर्य और मानवीय भावनाओं का चित्रण किया है। वे एक विद्रोही कवि थे, जिन्होंने स्वतंत्रता और समानता के लिए आवाज उठाई। उनके काव्य में प्रेम, करुणा, संघर्ष और आशावाद के भाव भी देखने को मिलते हैं। निराला का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यहाँ पे आगे लिखा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य का रचना विज्ञान। तो क्या थे रचना विज्ञान में? मुक्त छंद, भाषा, शैली, कथा, रूप, प्रगतिशील चेतना, प्रतीक और बिंब थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका आता है, चिंता सर्ग का विश्लेषण और विवेचन कीजिए। चलिए चिंता सर्ग को पहले देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका है, चिंता सर्ग का विश्लेषण और विवेचन कीजिए। ध्यान समझिए। चिंता सर्ग में कवि मनु की मानसिक अवस्था को क्या करते हैं, दर्शाते हैं।
जल प्रलय के बाद मनु अकेले हैं और भविष्य को लेकर डर व बेचैनी महसूस करते हैं। इस मार्ग में चिंता एक पात्र की तरह मनुष्य के मन पर हावी होती दिखाई देती है। और इनसे क्या-क्या होता है देखो, मनु के मन में अशांति आती है, मनु के मन की अशांति। इस सर्ग में मनु के मन में कई तरह के सवाल, डर और उलझनें उठती है। उन्हें समझ नहीं आता है कि अब आगे क्या होगा, जीवन का क्या उद्देश्य है, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। चिंता का मानवीकरण, कवि चिंता को एक स्त्री के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वह मनु के पास आकर उन्हें तरह-तरह के नकारात्मक विचार देती है। इससे मनु और ज्यादा क्या होता था, परेशान हो जाता है। भविष्य का भय होने लगता है उन्हें। मनु को लगता है कि दुनिया दोबारा बन बन पाएगी या नहीं, नई सभ्यता कैसी होगी, और यह सब सोचकर वे अधिक भयग्रस्त हो जाते हैं। मन और बुद्धि का संघर्ष, इस सर्ग में मनु का बुद्धि और भावनाएं आपस में लड़ती है। मनु का क्या-क्या, बुद्धि और भावनाएं आपस में लड़ती है। और मन सकारात्मक होना चाहिए, लेकिन बुद्धि बार-बार चिंता की ओर खींचती है इनकी। जीवन का संघर्ष देखिए, कवि बताते हैं कि मनुष्य के जीवन में चिंता हमेशा आती है, लेकिन अगर हम उसे हावी होने दें तो जीवन में आनंद और शांति खत्म हो जाती है। यह सर्ग हमें सिखाता है कि चिंता को नियंत्रित करना जरूरी है, चिंता को नियंत्रण में लाना बहुत जरूरी है। चिंता में भाई खुद को डरा नहीं देना है। कवि का क्या संदेश है, तो याद हो कवि का संदेश है इसमें, कवि कहना चाहते हैं कि चिंता मन को कमजोर कर देती है। सही बात, चिंता मन को क्या करती है, कमजोर करती है। चिंता से इंसान आगे नहीं बढ़ पाता। जीवन को आगे ले जाने के लिए साहस, विश्वास और सकारात्मक सोच की जरूरी होती है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, जाग तुझको दूर जाना कविता का विश्लेषण करते हुए उसका महत्व बताइए। तो ये कविता बहुत अच्छा कविता, पढ़िएगा। तो ये कविता जो है महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। महादेवी वर्मा द्वारा रचित ये जाग तुझको दूर जाना कविता स्वाधीनता आंदोलन से प्रेरित एक जागरण गीत है, जो भारतीयों को आलस्य छोड़कर कठिनाइयों के बावजूद अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करती है। यह कविता स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को प्रेरित करती है कि वे व्यक्तिगत सुखों का त्याग कर बाधाओं का सामना करें और राष्ट्र को पराधीनता से मुक्त कराएं। कविता में प्रतीकों, मानवीकरण और प्रश्न शैली का उपयोग कर औजपूर्ण औजपूर्ण शैली में प्रेरणा दी गई है। कविता का विश्लेषण भी करना था, तो देखिए पहला है पॉइंट इसका मुख्य, कविता के विश्लेषण में, तो कविता का मुख्य विचार, पहले विश्लेषण में आपको बताता हूँ कविता का मुख्य विचार क्या है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान समझिए, कवियत्री कहती है इसमें कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए परिश्रम, साहस और जागरूकता जरूरी है। जो व्यक्ति जागरूक मेहनत करता है, जो व्यक्ति जागकर मेहनत करता है, वही अपने लक्ष्य को क्या करता है, प्राप्त करता है। सही बात है। कवि का संदेश इसमें यह है कि जीवन में कोई भी लक्ष्य आसानी से नहीं मिलता, लगातार मेहनत करनी पड़ती है। आलस और डर और कमजोरी छोड़कर इसे इससे आगे बढ़ना पड़ता है। प्रेरणा और उत्साह इसमें क्या है, तो प्रेरणा और उत्साह की बात करें तो कविता हर शब्द ऊर्जा, कविता का जो है हर शब्द क्या देता है, ऊर्जा देता है। तो आप पढ़िएगा अभी कविता मैं आपको दिखाऊंगा, ये हर एक एक वर्ड जो है कि आपको पढ़ के मजा आ जाएगा। कवियत्री पाठक को बार बार जगाती है, उठो, सो मत उठो, तुम समय तुमसे आगे निकल रहा है। अगर तुम सो जाओगे समय तुमसे आगे निकल जाएगा। समय क्योंकि वो रुकता नहीं किसी के लिए, वो बहुत आगे बढ़ जाता है। वो तो समय किसी का इंतजार ही नहीं करता, चाहे वो कितने ही पैसे वाले हो, कितने ही धनवान हो, कुछ भी हो, पैसे वाले हो, समय को रोक नहीं सकता कोई। यह कविता मन में कर्मठता और जोश क्या करती है, पैदा करती है। संघर्ष का महत्व क्या है, ये बताती है कविता। कविता बताती है कि रास्ते कठिन जरूर होते हैं, लेकिन कठिनाइयां ही हमें मजबूत बनाती है। जिस व्यक्ति में हिम्मत होती है वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। संघर्ष में यही होता है ना कि मेहनत करते हैं, संघर्ष में लड़ते हैं, अगर संघर्ष में बढ़िया मेहनत करते हैं, संघर्ष में हम लोग हार नहीं मानते तो मंजिल तक पहुंच जाते हैं। समय का इसमें क्या महत्व है, कवित्री क्या कहलाते हैं कि कवियत्री का याद दिलाती है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। अगर आज मेहनत नहीं की तो बाद में बहुत ही क्या होगा, पछतावा मिलेगा। कविता का क्या महत्व देखिए, तो युवाओं के लिए ये कविता प्रेरणादायक है। यह कविता हर छात्र और युवा
को क्या करते हैं, मेहनत करने, लक्ष्य बनाने और उसे हासिल करने की क्या देती है, प्रेरणा देती है। ये कविता जीवन के प्रति सकारात्मक सोच देता है। कविता जीवन को सकारात्मक दृष्टि से देखने की क्या करती है, सीख देती है। अनुशासन और जागरूकता। कविता बताती है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो समय पर जागते हैं और मेहनत करते हैं। सही बात है। देशभक्ति की भावना। कविता में मेहनत के साथ-साथ अपने कर्तव्य को पूरा करने की बात भी है, जिससे कर्तव्य निष्ठा और देशभक्ति दोनों का भाव पैदा होता है। कालजयी कविता। यह कविता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए जगना, मेहनत और संघर्ष हमेशा ज़रूरी रहेंगे। ठीक है? ये कंप्लीट है। तो यही यही कविता है, जाग तुझको दूर जाना है, जाग तुझको दूर जाना। चीज सजग आंखें उन्दी आज कैसा व्यस्त बाना, बाना जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप लोले, या पड़ले की आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जागकर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। बांध लेंगे क्या तुझे या मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डूबो देंगे तुझे यह फूल दल ओस गीले। तू न अपनी छां को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। वज्र का और एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा जो घूट मंदिरा बांग लाया। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले गया क्या, विश्व का अभिशाप क्या, चीर नींद बनकर पास आया। अमरता सूत चाहता क्यों मृत्यु को उड़ में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा पॉइंट है इसमें। तो छाया की शक्ति और छाया की सीमाएं। तो देखिए, इससे पहले क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। क्या क्वेश्चन था ये देख लो, मिला के पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9 था। हम लोग देखो, जाग तुझको दूर जाना पर आप क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये है। तो देखिए, हम वीडियो के साथ जुड़े हो तभी तो पता चल रहा है। अभी जब आपको पीडीएफ ले लोगे तो समझ ऐसे नहीं आएगा, कहाँ कहाँ से पॉइंट बनाएंगे, नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन का कौन सा आंसर नहीं है, ये आपको समझना है। तो भले है, मतलब कि आप कंटिन्यू बने हैं यहाँ पे। चलो, क्वेश्चन नंबर 9 है, छाया की शक्ति और सीमा विषय पर एक निबंध लिखिए। तो छाया की क्या शक्ति और क्या सीमा है, इस पर लिखना है आपको। तो देखिए, छाया हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण काव्यधारा भी, आप पहले भी बताया मैंने आपको। 1918 से 1960 तक प्रमुख रही। छायावाद का अर्थ है कि छाया का प्रभाव, और यह रहस्यवाद कल्पना तथा प्रकृति के प्रेम पर जोर देता है। इस युग की कविताओं में छाया शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया गया है। चलो, ये देख लिया ना। अब इसका अगला पॉइंट यहाँ है। पहले पहले है छाया की शक्ति और दूसरा है छाया की सीमाएं। तो ये छाया की शक्ति में सबसे पहला पॉइंट है भावनात्मक गहराई, कल्पना और रहस्य, प्रकृति चित्रण, सामाजिक चेतना। इसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे अभी। फिर छाया की सीमाएं है स्पष्टता, व्यक्तिनिष्ठता, कठिन भाषा, सामाजिक संदर्भ से दूर। अब देखो, यहाँ पे हम लोग इसको 9 नंबर को देखते हैं। छाया की शक्ति। देखिए, छाया की शक्ति का अर्थ है छायावाद नामक साहित्यिक शैली कितनी प्रभावशाली और मजबूत है। इसके मुख्य बिंदु है, छाया की शक्ति को देखेंगे तो छाया की शक्ति में महत्वपूर्ण गहराई है। इस शैली में भावनाएं बहुत गहराई से व्यक्त की जाती है। लेखक अपने मन के भावों को खुलकर सामने रखते हैं। कल्पना और रहस्य है इसमें। इसमें कल्पना का बहुत अधिक उपयोग होता है और कई बातें थोड़ी रहस्यमयी लगती है, जिससे पाठकों में उत्सुकता बनी रहती है। प्रकृति का इसमें चित्रण पाया गया है। प्रकृति को सिर्फ एक दृश्य के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवित साथी के रूप में चित्रित किया जाता है। सामाजिक चेतना है इसमें। यह समाज में चल रही बातों और समस्याओं के प्रति जागरूकता भी पैदा करती है। इसकी सीमाएं है ये कि जो इसका मतलब समझिए कि देखो, क्या सीमाएं का अर्थ ये हो जाता है कि इस शैली में कुछ कमियां या कमजोरियां क्या है, ये बताना है। ठीक है, कम सीमाएं यही है।
ठीक है, सीमाएं मतलब कमजोरी या फिर कमियां। क्या इस अस्पष्टता की इसमें ये बताता है कि ये अस्पष्टता कई बार कविताएं या रचनाएं इतनी प्रतीकात्मक होती है कि उनका अर्थ स्पष्ट रूप से समझ नहीं आता। व्यक्ति निष्ठता, इसमें लेखक के अपने निजी विचार और भावनाएं इतनी हावी होती है कि कई बार पाठक उनसे पूरी तरह से जुड़ नहीं पाते हैं। कठिन भाषा, तो कठिन भाषा इसमें ये है कि इसमें इस्तेमाल की गई भाषा और शब्दों का अच्छा थोड़ा सा ये आगे पीछे हो गया यहाँ पे, ये देखिए कठिन भाषा, इसमें इस्तेमाल की गई भाषा और शब्दों का चयन कभी कभी मुश्किल होता है, जिससे आम पाठक जो पढ़ने वाले होते हैं, पाठक मतलब जो पढ़ते हैं उनके बनाए गए कहानी को, है ना, तो वो जिससे आम पाठक को, वही पाठक मतलब जो पढ़ने वाले होते हैं को समझने में क्या होती है, परेशानी होती है। सामाजिक संदर्भ से दूर, कभी कभी ऐसा लगता है कि यह शैली वास्तविक सामाजिक मुद्दों और जीवन की सच्चाई से थोड़ी दूर है और सिर्फ कल्पनाओं में ये खोई रहती है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या था, ये आपने देख लिया सीमाएं। अगला क्वेश्चन आपका यही है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, जयशंकर प्रसाद के शिल्प विज्ञान की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। आंसर देखिए, जयशंकर प्रसाद के शिल्प विज्ञान में भाषा शैली, प्रतीक विज्ञान और रहस्यवादी परंपरा का महत्वपूर्ण योगदान है। यह जयशंकर प्रसाद अपने नाटकों में प्राचीन भारतीय रंगमंच की परंपरा के साथ साथ फारसी, बंगाली और शेक्सपियर के नाटकों से भी क्या है, प्रेरित है। तो इसे मैंने आपका नेक्स्ट पॉइंट में लिया है, यहाँ पर देख लो, यहाँ पे है ना। शिल्प विज्ञान में आपका देखिए पहला पॉइंट भाषा सौंदर्य देखा गया है, शैलीगत नवीनता, प्रतीक विज्ञान, बिंब विज्ञान, अलंकार तथा छंद को देखा गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे देखिए आप क्या कर सकते हैं और भी इसे एक्सप्लेन करना चाहें एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा थोड़ा सा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, आंसू के चयनित अंशों का विवेचन और विश्लेषण कीजिए। तो इकाई 7 खंड 2 में इसका आंसर आपको मिल जाएगा, देखेंगे तो। वैसे मैंने आपको इसके लिए आंसर भी दे दिया है। क्वेश्चन है आपका यही, आंसू के चयनित अंशों का विवेचन और विश्लेषण। देखिए ध्यान से, आंसू प्रसाद जी की अत्यंत भावनात्मक और आत्मभूति से भरी कृति है। इसमें कवि ने पीड़ा, संवेदना, विरक्ति, प्रेम, विरक्ति, प्रकृति और मानव जीवन के संघर्षों को आंसुओं के माध्यम से व्यक्त किया। चयनित अंशों में कवि विभिन्न रूपों में आंसू को अर्थ समझाते हैं। आंसू का मतलब ये बताता है कि मन की भाषा। कवि बताते हैं कि आंसू केवल पानी की बूंदे ही नहीं बल्कि मन की गहराई का सच्चा भाव है। जब बोल नहीं पाते तब आंसू मन का दर्द और प्रेम व्यक्त कर देते हैं। जीवन का दुख सुख, आंसू दुख और दोनों की साझा व्यक्त करती है। ठीक है, आंसू क्या करती है, दुख और सुख दोनों की साझा अभिव्यक्ति करती है। कभी कभी बहुत अधिक हमें खुशी होती है तो हम रोने लगते हैं, तो वो भी आंसू निकल जाता है। तो ये आंसू क्या है, दुख और सुख दोनों को, जब दुखी में भी हम लोग कभी कभी सिर्फ रोते हैं लेकिन किसी को बताते नहीं। तो आंसू क्या होता है, कभी दुख और सुख दोनों को बता देते हैं। कभी वे पीड़ा की निशानी होते हैं तो कभी प्रेम और आनंद भी आंखों में नम हो जाती है। ठीक है, वही बताए। मानव हृदय की कोमलता, कवि कहते हैं कि आंसू मनुष्य को संवेदनशील बनाते हैं। रो सकता है, जो व्यक्ति रो सकता है वो दयालु और कोमल हृदय वाला होता है। इसमें मन की कठोरता मिट जाती है। सही बात है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट, देखिए प्रकृति और मन की संबंध। देखो आंसू से रिलेटेड ये है, क्वेश्चन से रिलेटेड। कवि आंसुओं को प्रकृति से जोड़ देते हैं। जैसे बादलों से वर्षा होती है वैसे ही मन की भीतरी उमस आंसू बनकर बाहर आती है। यह तुलना कविता को बहुत सुंदर बनाती है। पीड़ा का शोधन, अगला नेक्स्ट पॉइंट आपका पीड़ा का शोधन। कवि के अनुसार आंसू मन की अशुद्धियों को धो देते हैं। रो लेने के बाद मन हल्का हो जाता है, इसलिए आंसू शुद्धिकरण का प्रतीक बन जाते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रेम और विरह की अनुभूति। कवि बताते हैं कि प्रेम जितना गहरा होता है आंसू उतने सच्चे और पवित्र होते हैं। सही बात है। अब इनके महत्व को समझिए भैया। कविता
गहरे मानवीय भावों की अभिव्यक्ति। आंसू मानव हृदय के कोमलतम भावों को व्यक्त करती है, इससे पाठक आसानी से जुड़ जाते हैं। भाषा की कोमलता और सौंदर्य। प्रसाद जी की भाषा अत्यंत मधुर, भावनापूर्ण और काव्यात्मक है, इससे कविता अत्यधिक प्रभावशाली बन जाती है। भावना का यथार्थ चित्रण। कवि ने आंसू को जीवन की वास्तविक परिस्थिति, दुख, प्रेम, करुणा, प्रेरणा सबसे जोड़कर रख दिखाया। छायावादी विशेषता। कविता में छायावादी की प्रमुख विशेषताएं मिलती है। प्रकृति चित्रण, आत्मानुभूति, कोमल भाव और संगीतात्मक संगीतात्मक ठीक है, संगीतात्मक भाषा। अगला है पॉइंट, पाठकों पर प्रभाव। यह कविता मन को छू लेती है और अपने अंदर ही भावनाओं को समझने की प्रेरणा देती है। तो आंसू के चयनित अंश और पाठ। तो आंसू के चयनित अंश के यहाँ पर जो पॉइंट है, उसे पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। ये मैंने आपको ये भी दे दिया है। आंसू का अंश, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बसती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती, मानस सागर के तट पर क्यों लोल लहर की लातें घातें, कल कल ध्वनि से है कहती कुछ विस्मृत बीती बातें, आती है शून्य चित्ती से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिलखाती सी पगली सी देती फेरी, क्यों व्यथित व्योम गंगा सी छिटका कर दोनों छोरें, चेतना तरंगिनी मेरी लेती है मृदुल मृदुल हिलोरे, जीवन की जटिल समस्या है बड़ी जटासी कैसी, उड़ती है धूल हृदय में किसकी विभूति है ऐसी, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति की सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई, मेरे क्रंदन में बजती क्या वीणा जो सुनते हो, धागों से इन आंसू के निज करुणा पट बुनते हो, रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी, मैं बल खाता जाता था मोहित बेसुध बलिहारी, अंतर के तार खींचे थे तीखी थी कान हमारी, जहाँ जहाँ झकोर गर्जन था बिजली थी निदरमाला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला, गिर जाती प्रलय घटाएं कुटिया पर आकर मेरी, तम चूर्ण बरस जाता था छा जाती अंधेरी अधिक अंधेरी, बिजली माला पहने फिर मुस्कुराता था आंगन में, हो कौन सा बरस जाता था दस मूंद हमारे मन में, तुम सत्य रहे चिर सुंदर मेरे इस मिथ्या जग के थे, केवल जीवन संगनी कल्याण दलित इस मग के, कितनी निर्जन रजनी में तारों के दीप जलाए, स्वर्ग गंगा की धारा में उज्जवल उपहार चढ़ाए, गौरव था नीचे आए प्रीतम मिलने को मेरे, मैं इठला उठा अंकिचन, देखो जो स्वप्न सवेरे, देखो ये है। तो ये जो है जो पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट कौन सा का पॉइंट लिया गया है कॉपी का, आपने जो देखा पेज का, ये अगला क्वेश्चन आपका ये था। ठीक है, तो आंसू वाला मैंने आपको समझा दिया। अगला क्वेश्चन है, देखिए संध्या सुंदरी कविता का विश्लेषण करते हुए इसका महत्व क्या कीजिए, महत्व बताइए। संध्या सुंदरी कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित एक प्रसिद्ध कविता है। इस कविता में संध्या यानी शाम के समय के सौंदर्य का मानवीकरण किया गया है। कवि ने संध्या को एक सुंदर स्त्री के रूप में चित्रित किया जो धीरे धीरे आकाश से उतर रही है। अगला यहाँ पॉइंट है, और अपने शांत मनोहर रूप से पूरे वातावरण को मनमोहित कर रही हम सभी जीव जंतुओं को यह संदेश देती है कि हमें हर गम को भूलकर प्रकृति में खो देना चाहिए, बाकी सब प्रकृति संभाल लेगी, हमारी हर समस्या को वो हर लेगी और हमें हर तरह से खुशहाल जिंदगी देगी। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, जूही कली कविता का विश्लेषण करते हुए उसके महत्व की चर्चा कीजिए। आंसर सुनिए। इस वक्त टाइम नहीं है, वीडियो लंबा हो रहा है और मुझे बहुत सारा काम है, तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ। जूही की कली शीर्षक कविता 1922 में प्रकाशित हुई थी। यह छायावाद की प्रतिनिधि कविताओं में से एक कही जा सकती है। निराला की यह पहली सशक्त छायावादी कविता है। मानवीकरण और रूपक के रूप के माध्यम से निराला ने जूही और पवन के बीच प्रेम को चित्रित किया है। यह चित्रण वास्तव में पुरुष स्त्री के अंकुट प्रेम से जुड़ा है। इस तरह की कविताएं उस दौर में प्रायः नहीं लिखी जा सकती थी, मगर स्त्री पुरुष की
काम चेतना की जैसी अभिव्यक्ति निराला इस कविता में कर रहे थे, इस उस स्तर को पंत की कविताएं नहीं छू पाती। अगला क्वेश्चन है, नौका विहार कविता का विश्लेषण करते हुए अ, इसके इसके बारे में समझाइए। तो ये था क्वेश्चन। तो नौका विहार कविता 1932 में लिखी गई थी। इस कविता की विशेषता इसके दृश्यों में है। देखो यहाँ क्वेश्चन फिर से मैं आपको पढ़ दूं, नौका विहार कविता का विश्लेषण करते हुए इसके विशेषता को बताएं। तो विशेषताएं को समझाएं, ठीक है, या विशेषता को बताएं, को समझाएं या बताएं, आप समझ लीजिएगा। तो आंसर देखिए, नौका विहार कविता 1932 में लिखी गई थी। इस कविता की विशेषता इसके दृश्यों में है। सब चित्र बनाने के अद्भुत क्षमता का परिचय पंत ने दिया। नौका विहार के क्रम में इस तरह के दृश्यों के संयोजन करती हुई यह कविता हिंदी में इससे पहले नहीं लिखी गई थी। हिंदी कविता में नदियों का जिक्र तो खूब है, मगर नए नए दृश्यों की कल्पना करके विवरणों के साथ लिखी गई कविता पहले कभी नहीं मिली थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नव उज्ज्वल जलधार हीरक कविता बनारस की गंगा को ध्यान में रखकर लिखी थी, मगर उसमें भी गंगा की ना तो इतनी छवियां है और ना ही इसमें इतने विवरण। पंत ने बिना किसी तरह की धार्मिकता के गंगा में की गई नौका यात्रा की कविताएं लिखी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। प्रसाद के भाषा सौंदर्य पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। प्रसाद के भाषा सौंदर्य की बात करूं तो इसमें जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके भाषा में सौंदर्य, विचारों की गहराई, भावों की प्रबलता और शिल्प का सुंदर समन्वय है। उन्होंने अपनी रचनाओं में खड़ी बोली को एक नई पहचान दी और उसे काव्य की शिल्प सिद्ध भाषा बनाया। जयशंकर प्रसाद की भाषा में कोमलता, माधुर्य और ललित्य का अद्भुत संगम मिलता है। उनकी कहानियां भी हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण है, जिनमें छाया, आंधी, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल आदि प्रमुख है। उनकी भाषा शैली अपने आप में अलग और नवीन है, वैशिष्ट्य से संपन्न है। प्रसाद की भाषा अपने युग की प्रतिनिधि भाषा है। उनकी भाषा की परिपक्वता में कोई भी संदेह नहीं है। प्रसाद की भाषा शैली सौंदर्य के अनुसार कवि और चिंतक की भाषा शैली है। तो इस तरह से आपको 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर समझाया। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इतने देर तक बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा होगा, आपको बहुत मजा आया होगा, समझ में भी आ गया होगा। अब आप लोग क्या कीजिएगा, पीडीएफ जल्दी से टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा, पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। देखिए डेट के अनुसार आप चेक कीजिएगा, पहले का भी बनाया दिया हुआ था वो नहीं, अभी का जो डेट देख रहे हैं, डेट के अनुसार आप वहां पर चेक कीजिएगा। ठीक है, जिस डेट में ये वीडियो मिला है, वीडियो बनाया गया है, उसी डेट का आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में। एंड जब मिल जाएगा तो ये पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आप इसमें पासवर्ड लगेगा। पासवर्ड मैं इंस्टा में देता हूँ, क्योंकि मैं इसलिए देता हूँ इंस्टा में, मुझे ये पता चले मेरे जो स्टूडेंट है देख रहे हैं वो मुझसे जुड़े हैं। ठीक है, मुझे उनसे बात होगी, मुझे पता चलेगा मेरे ये स्टूडेंट है मुझसे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। सो ये मैं आपको पासवर्ड पे इंस्टा में देता हूँ। ठीक है, तो इंस्टा से पासवर्ड ले लीजिएगा और पीडीएफ टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके एग्जाम जब तक नहीं हो जाते हैं, आपका एग्जाम तक मैं आपका पूरा साथ रहूंगा। ठीक है, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बाय। चांस बोलो, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।